हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा था हमने। अब आज के इस लेक्चर में जो है एमीन के बेसिक नेचर को समझेंगे। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। वैसे तो एसिड और बेस के कई डेफिनेशन दिए गए हैं। आर्हेनियस के अनुसार बेस वह सब्सटेंस है जो OH माइनस आयन देता है इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जो OH माइनस आयन दे उसे हम लोग आर्हेनियस बेस बोलते हैं। एक होता है ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस वह होता है जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है। H+ आयन एक्सेप्टर इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में जो H+ आयन एक्सेप्ट कर पाए वह बेस कहलाता है ब्रोंस्टेड के अनुसार। और एक होता है लेविस का कंसेप्ट। लेविस के अनुसार लोन पेयर डोनर कहलाता है बेस। तो बेस का यह 3 डेफिनेशन कॉमन है और इन तीनों डेफिनेशंस के आधार पे हम लोग समझेंगे एमीन के बेसिक नेचर को। आर्हेनियस के अनुसार क्या बोले कि यदि कोई सब्सटेंस को आप वाटर में डिजॉल्व करो और वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वह OH माइनस आयन फर्निश करे तो वह बेस होगा। एक ब्रोंस्टेड के अनुसार, इसी को हम लोग ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो ब्रोंस्टेड के अनुसार फिर बेस वह हो जाएगा जो किसी भी मीडियम में H+ आयन को एक्सेप्ट कर पाए। और लास्टली लेविस बेस उसे हम लोग बोलेंगे जो लोन पेयर डोनर हो, या लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, मैंने कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो पेयर में, 2, 4, 6 ऐसे करके। एग्जाम्पल लेकर के चलें लेविस बेस का। तो जैसे मान लो कि कोई एमीन है ऐसे, इधर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जैसे BF3। बोरोन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसके पास एक्सेस लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा BF3 के साथ, क्या ऐसा। तो यहाँ ही काम किया लेविस बेस का, लोन पेयर डोनर का। वही मान लो कि इस एमीन का रिएक्शन हम लोग करवा दें HCl से, H+Cl-। तो यहाँ ही क्या करेगा, अपने लोन पेयर से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H+ को एक्सेप्ट कर पा रहा है E+ और बगल में Cl-। तो H+ एक्सेप्टर है, मतलब यहाँ से ही काम करेगा किसका, ब्रोंस्टेड बेस का। समझ गए। तीसरा आर्हेनियस बेस कि वाटर में डिजॉल्व करें तो OH- मिलेगा। ये है, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो RNH3+ और OH-। तो इस तरह से जो एमीन है तीनों प्रकार के बेस का काम किया। एमीन्स एक्ट एज आर्हेनियस बेस, ब्रोंस्टेड बेस एज वेल एज लेविस बेस। इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, therefore acting as Lewis base. It has a tendency to accept H+, therefore acting as Bronsted base, and it has a tendency to release OH- in aqueous medium, therefore acting as Arrhenius base. अब इसमें से इन सब के आधार पर आप बेसिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करोगे। जैसे आर्हेनियस बेस के अनुसार चलोगे तो एक स्ट्रॉन्गर बेस वह होगा जो एक्वस मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा OH- आयन रिलीज करे। अब चूंकि OH- आयन देने से ही वह बेस है, तो ऑब्वियसली एक्वस मीडियम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह OH- आयन रिलीज करेगा वह उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो आर्हेनियस बेस वही स्ट्रॉन्ग होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा OH- आयन रिलीज करे एक्वस मीडियम में। उसी प्रकार से ब्रोंस्टेड बेस H+ एक्सेप्टर, तो ब्रोंस्टेड बेस स्ट्रॉन्गर तब होगा जब वह ज़्यादा से ज़्यादा H+ को गेन कर पाए। तो करेगा तो सब एक ही गेन का कि एक लोन पेयर, लेकिन उसमें से भी टेंडेंसी कितना जल्दी गेन करता है। और इसमें खास करके हम लोग देखते हैं ब्रोंस्टेड बेस में कि जैसे ब्रोंस्टेड बेस है H+ ले लिया तो वह शुरू में बेस था, H+ ले लेने के बाद अब वो एसिड बनेगा। जैसे
यहाँ ये H+ को लिया ना तो ये बन गया, तो ये बन गया, तो यहाँ ही ब्रॉन्स्टेड बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस। लेकिन जैसे ही H+ ले लिया तो अब इसका वापस टेंडेंसी होगा H+ रिलीज करने का, तो यहाँ से ही कहलाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड का भी स्टेबिलिटी देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबल है। कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब ये H+ गेन करने का टेंडेंसी उसका उतना ज़्यादा होगा और उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। और लेविस बेस के अनुसार लोन पेयर डोनर, तो जितना आसानी से या लोन पेयर डोनेट कर पाएगा उतना मजबूत बेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेविस या गुड लोन पेयर डोनर इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड या गुड H+ एक्सेप्टर और which conjugate acid is more stable is a stronger base, and according to Arrhenius basicity proportional to hydroxide ion concentration in aqueous medium। ठीक, ये 3 आधार पे 3 अलग अलग बातें सामने आई। तीनों को मिला जुला करके जो है हम लोग बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे एमीन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक नेचर से एग्जाम में क्वेश्चन 110% होना ही है, नो डाउट कि ना रहे क्वेश्चन इससे। तो बेस किस लहजे से काम करेंगे एमीन्स वो तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो जैसे हमने लिया 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया। तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये बनाएगा अल्काइल अमोनियम आयन और साथ में निकलेगा OH- एक्वस। अब इस सिंगल रिएक्शन में देखोगे तो तीनों टाइप का बेस का काम कर दिया। आर्हेनियस बेस हुआ क्योंकि वाटर में घुलने पर OH- आया। लेविस और ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे हुआ सो देखो, H2O को हम लोग ऐसा भी तो लिखते हैं H+ OH-, बहुत सही नहीं है लिखना लेकिन लिख तो सकते हैं ऐसा। तो उस हिसाब से लोन पेयर दे रहा है H+ को, तो लेविस बेस का काम किया, और साथ ही साथ लोन पेयर H+ को दे रहा है मतलब H+ को ले रहा है, तो उस हिसाब से ब्रॉन्स्टेड बेस का काम किया। तो एक सिंगल रिएक्शन में यह तीनों टाइप के बेस का काम कर रहा है। OH- रिलीज करके आर्हेनियस बेस का काम कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करके लेविस बेस का, और H+ एक्सेप्ट करके ब्रॉन्स्टेड बेस का, तीनों का। अब चूंकि यहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही यह नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से हाइड्रोजन को लिया, इस पे आ गया तुरंत प्लस चार्ज। तो ये क्या चाहेगा नाइट्रोजन? चूंकि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो नहीं चाहेगा कि उस पर प्लस चार्ज रहे, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वापस लेना चाहेगा, और लेना चाहेगा तो फिर OH- H+ को बना देगा। तो OH- और H+ मिल करके अगेन H2O बन जाएगा, और फिर ये अल्काइल अमोनियम जो था वो H+ लूज करके अगेन 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो मतलब ये दोनों जो बने ये आपस में कंबाइन करके वापस ये दो बना सकते हैं, इसलिए प्रोसेस रिवर्सिबल। और जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए तो वहाँ कंडीशन है कि वह फॉरवर्ड ज़्यादा होगा या बैकवर्ड ज़्यादा होगा, मतलब कि ये दोनों कंबाइन करके ये दोनों बनाए, यह ज़्यादा पॉसिबल है कि ये दोनों कंबाइन करके फिर से वही दोनों बना दे, ये ज़्यादा पॉसिबल है। तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से प्रोसेस रिवर्सिबल है तो लगेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो बोलता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन RNH3+ बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसा। यदि कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाता है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन का गुणनफल होता है नीचे, और ऊपर में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का गुणनफल होता है। तो जो रेशियो है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। चूँकि यह एक कांस्टेंट है, H2O यहाँ सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमेशा लार्ज एक्सेस में होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
तो मान लो कि आप H2O का 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए, अब उसमें से 1000 मॉलिक्यूल यदि कंबाइन कर भी जाए अमोनिया से, 1000 मॉलिक्यूल मैंने 1000 कम हो जाएगा तो 10⁻20 अभी भी तो बचेगा। तो बहुत ज़्यादा तो इसके मॉलिक्यूल की संख्या पे फ़र्क नहीं पड़ा, 1000 मॉलिक्यूल ही निकला। मतलब इसका कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट लेकर के चलेंगे कि H2O के मॉलिक्यूल यदि NH2 से कंबाइन कर भी जाते हैं तो हमने इतना लेकर के रखा है कि कुछ मॉलिक्यूल कंबाइन कर भी जाएंगे तो इसके कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी कांस्टेंट मान करके हम लोग चलेंगे, और कांस्टेंट मान करके चलोगे तो कांस्टेंट को एक तरफ कर दो तो ये हो जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O, इधर बचा RNH3 प्लस OH माइनस, और यहाँ बचा RNH2 और H2O तो अब नहीं बचा। अभी K इंटू H2O को ही हम लोग लिखते हैं KB, RNH3 प्लस OH माइनस RNH2. This is the expression for Kb and Kb is here. Kb को यहाँ हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहने का मतलब हुआ इट मेजर्स द tendency of a base to release या to give OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में टूट करके वह कितना OH माइनस आयन देगा, इसी के टेंडेंसी को बतलाता है, मेजर करता है, या Kb। अब इस एक्सप्रेशन से देखोगे तो Kb इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, Kb इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस वन, बट Kb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि Kb इज प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अभी हमने बतलाया कि यह बेस का काम कर रहा है एमीन, क्योंकि एक्वस मीडियम में OH माइनस दे रहा है। OH माइनस आयन देने के क्रम में ही या लोन पेयर डोनेट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, सारी बातें एक साथ हो रही हैं। अब जितना ज़्यादा OH माइनस आयन का फर्निशिंग होगा, मतलब उतना ज़्यादा ये लोन पेयर डोनेट किया है, उतना अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स इसके लोन पेयर डोनेट किए हैं, या इसी को बोलो कि उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एमीन के H प्लस को एक्सेप्ट किए हैं। तो तीनों बातें एक साथ ऑपरेट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस आयन तब बनेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एमीन के लोन पेयर डोनेट करेंगे, या फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एमीन के H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। क्या H प्लस एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगा वाटर का तो OH माइनस कैसे निकलेगा, और H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर डोनेट करना होगा। तो ये तीनों पैरेलल चलेंगे, ज़्यादा OH माइनस का बनना मतलब ज़्यादा H प्लस एक्सेप्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करना, और ये तीनों चीज़ें बतलाएंगी कि यह एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये तीनों चीज़ें बतलाएंगी कि यह एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो बेस स्ट्रॉन्गर होने के लिए ई वाला आयन ज़्यादा बनना चाहिए। अब ई आयन जितना ज़्यादा बनेगा Kb का वैल्यू उतना बड़ा होगा, क्योंकि Kb इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब कि Kb के आधार पे हम लोग बता सकते हैं बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। Kb का वैल्यू जितना बड़ा होगा वह एक उतना मजबूत बेस होगा, और Kb का वैल्यू बड़ा कब होगा, जब इसका संख्या ज़्यादा हो, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन माने बड़ा वैल्यू Kb, मतलब कि एक स्ट्रॉन्गर बेस। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में जैसे पढ़ा है हमने कि pH का एक फार्मूला होता है log 1/H3O प्लस। एसिड के लिए वैसे ही पढ़ते हैं, pK बराबर होगा log 1/K, मतलब यहाँ H था तो यहाँ H प्लस आयन, वही हाइड्रोजन आयन होता है। अब pK है तो यहाँ भी K, उसी प्रकार से जब लिखोगे pKb तो दिस वन शुड बी log 1/Kb है। तो इसी को यदि हम लोग लिखें इस टर्म में, pKb के टर्म में, तो pKb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। यहाँ से देखो pKb इक्वल टू log 1/Kb है ना, मतलब ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो pKb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Kb। अब सिंस Kb इज प्रोपोर्शनल टू OH माइनस, दैट्स वाई pKb शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस का यही कंडीशन है।
अब OH माइनस ज़्यादा होगा तो KB का वैल्यू बड़ा, लेकिन यहाँ से देखोगे तो OH माइनस ज़्यादा होगा तो PKB का वैल्यू छोटा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन तो हम लोग लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे कि ए स्ट्रॉन्गर बेस हैज लार्जर वैल्यू ऑफ KB but a smaller value of PKB। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि एक मजबूत बेस का KB का वैल्यू बड़ा होगा लेकिन PKB का वैल्यू छोटा होगा। क्यों होगा उसको काफ़ी डिटेल से हमने एक्सप्लेन करा कि KB PKB फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या और कैसे इनके वैल्यूज पे बेसिक कैरेक्टर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर और वीकर बेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये हम लोग पूरा देख लिए इस KB और PKB के वैल्यू पे। तो समझ ही गए यहाँ से हम लोग कैसे हुआ। P देखो, यहाँ P के बारे में नहीं सोचना है कि क्या है। जैसे पीएच में P क्या होता था, पावर, जो कि पोटेंज से आता है, पोटेंज से आया है P और इसका मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ H+ आयन मतलब वही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसके बारे में पता चलेगा। तो वही P यहाँ है। पावर ऑफ KB मतलब डिसोसिएशन पावर ऑफ बेस, डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिड, ऐसे करके हम लोग लेंगे। तो यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीख गए कि यदि KB और PKB का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ हो तो बेसिक स्ट्रेंथ पहचानने में हम लोग जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। KB का प्रोपोर्शनल है बेसिक कैरेक्टर और PKB का इनवर्स है। इस लाइन को खाली याद रखना ना कि स्ट्रॉन्गर बेस हैज लार्जर वैल्यू ऑफ KB बट अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ PKB। इतना सा बात याद रख लोगे, हो जाएगा काम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एमीन जो है अलग अलग मीडियम में भी अलग अलग बेस का काम करेगा और अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा। अभी जो हमने KB और PKB एक्सप्लेन करा या तो एक्वस मीडियम में था कि वाटर में डिजॉल्व किए, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, KB PKB को कैसे रिलेट किए, इस बात को हमने देखा। अब यदि एक्वस मीडियम ना लें हम लोग और गैसियस फेज में कंपेयर करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखे थे कि लोअर एमिन्स गैसेस होते हैं, तो बेसिसिटी ऑफ एमिन्स इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में एमीन का बेसिसिटी। तो गैसियस फेज में एमीन आर्हेनियस बेस का काम नहीं करेगा। गैसियस फेज में यह काम करेगा लेविस बेस का, ई काम कर सकता है ब्रॉन्स्टेड बेस का। इन दो बेस का ही काम करेगा गैसियस फेज में। जो आर्हेनियस बेस है उसके जैसा कभी बिहेव नहीं करेगा एमीन इन गैसियस फेज, क्योंकि आर्हेनियस बेस होने का कंडीशन ही है कि वाटर में डिजॉल्व होने पर OH माइनस दे, तो वाटर यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि गैसियस फेज है। तो अब बात रहा लेविस बेस, मैंने लोन पेयर डायरेक्ट डोनेट करे, वो गैसियस फेज में हो सकता है। ब्रॉन्स्टेड बेस H+ डोनेट करे, वो भी हो सकता है। जैसे मान लो कि जो एग्जाम्पल शुरू में लिए थे, कोई एमीन लेते हो मिथाइल एमीन, ऑब्वियसली गैस होगा मिथाइल एमीन, ठीक। कोई दूसरा स्पीसीज लो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ऐसा, तो गैसियस फेज में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है लोन पे, तो लेविस बेस का काम करेगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेते हो तो ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ से भी बेस का काम करेगा, तो यहाँ ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा, लेकिन आर्हेनियस बेस का डायरेक्ट काम नहीं करेगा। अब चूंकि यह दोनों चीज़ जो है, चाहे लेविस बेस की बात करें या ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करें, ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम।
लेविस बेस में लोन पेयर डोनेट करता है, तो जितना आसानी से लोन पेयर उपलब्ध होगा नाइट्रोजन पे उतना जल्दी डोनेट करके बेस का काम कर पाएगा। और इसमें H+ एक्सेप्ट करता है, तो H+ एक्सेप्ट करने के लिए भी तो इसको लोन पेयर डोनेट ही करना पड़ता है पहले ना, तो दोनों पैरेलल चलेगा ऐसे। अब कंपैरिजन यदि हम लोग करें, चूँकि एमीन अमोनिया का डेरिवेटिव है तो अमोनिया से कंपैरिजन करेंगे हम लोग। अमोनिया ले लें, एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके एक अल्काइल लगाएंगे, मैंने 1 डिग्री एमीन ले लें। अगेन एक हाइड्रोजन को और सब्सटीट्यूट करो तो एक और आ जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। और उस हाइड्रोजन को भी सब्सटीट्यूट कर दो तो 3 डिग्री एमीन आ जाएगा। ठीक, सब में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सब में, यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, वहाँ भी एक लोन पेयर, वहाँ भी एक लोन पेयर, सब जगह एक एक लोन पेयर है। लेकिन यहाँ लोन पेयर आसानी से उपलब्ध कहाँ है, किसका लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है, दूसरे केमिकल स्पीसीज को। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक, नाइट्रोजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ करेगा ही ऐसा, तो यहाँ माइनस तो आएगा, नो डाउट कि नहीं आएगा। माइनस आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का अवेलेबिलिटी थोड़ा इन्हांस कर रहा है। लेकिन 1 डिग्री एमीन में जैसे गए तो हाइड्रोजन हट करके यहाँ आ गया अल्काइल। अब अल्काइल में हम लोग जानते हैं कि +I इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट मतलब कि यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन की तरफ थ्रू दिस सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले रहा है, यहाँ भी ले रहा था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका हम लोग जानते हैं कि लोवेस्ट +I इफेक्ट होता है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है कोई अल्काइल ग्रुप। तो एक अल्काइल ग्रुप लग गया हाइड्रोजन की जगह, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यही डोनेट करेगा, और जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज जो है सो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके पास नेगेटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मतलब लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है तो आसानी से डोनेट कर पाएगा। 2 डिग्री में आप जाओगे तो यहाँ तो एक ही अल्काइल था, यहाँ 2 अल्काइल है, तो इसको अब यहाँ 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है ऑब्वियसली और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अवेलेबल होगा लोन पेयर तो और आसानी से डोनेट कर पाएगा। और यहाँ तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ तीनों तरफ से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसके लोन पेयर का अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, इसीलिए मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, इसीलिए मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ। सिंपल सा कहानी था कि लोन पेयर की उपलब्धता सबसे अधिक है तो लोन पेयर डोनेट करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, और उस हिसाब से जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ है वह सबसे अधिक होगा, मतलब सबसे मजबूत बेस होगा। तो इन द गैसियस फेज द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स इज कंसिडर्ड ओनली एज लेविस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। आर्हेनियस बेस कांट बी कंसिडर्ड इन गैसियस फेज, and both Lewis basicity and Bronsted basicity depends upon the availability of lone pair of nitrogen atom. In ammonia, nitrogen is attached to 3 hydrogen. Hydrogen atom has lowest +I effect, so the availability of lone pair in on nitrogen in ammonia is least. So its donating ability is also least. When we goes to 1 degree amine, so there is one alkyl group instead of hydrogen. And this alkyl group has greater +I effect than hydrogen, so the availability of lone pair on nitrogen atom in 1 degree amine is greater than that in ammonia. So the electron donating ability of 1 degree amine is greater than ammonia, and it is a stronger base. Again, when we goes to 2 degree amine, there are 2 alkyl groups attached to nitrogen and both are releasing groups. Both have +I effect, so again the availability of lone pair on nitrogen in 2 degree amine is much more than that in 1 degree amine. So the electron donating ability of this 2 degree amine is again higher than 1 degree amine and also ammonia. That is, this one is a stronger base than 1 degree amine and ammonia. And finally, if we consider 3 degree amine, so there are 3 alkyl groups around nitrogen, and all these 3
obviously poses plus I effect, and the availability of this lone pair on nitrogen in 3 degree amine is much higher than the ammonia 1 degree amine, and therefore it has maximum ability to donate electron pair or accept H plus ion, and that's why it is the strongest base in gaseous phase. This 3 degree amine is the strongest base in gaseous phase. तो यदि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली अरेंज करने देगा या फिर पूछेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है ऐसे करके, लेकिन फेज पे ध्यान देना है, गैसियस फेज। क्वेश्चन ऐसा है, अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of basic nature in gaseous phase। गैसियस फेज में बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो इन समूह को। ऑप्शन में रहेगा CH3 का होल 2, NH, इसको ऐसे लिखो, CH3 CH2 NCH3H, फिर लिख दो CH3 CH2 CH2 NH2, फिर लिख दो CH3 का होल 3N, फिर लिख दो NH3, और इन सबों को बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है गैसियस फेज में। मतलब सिंपली प्लस आई इफेक्ट देख के चलना है। ये 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, दिस वन इज अमोनिया 0 डिग्री। तो अभी तो हम लोग ऑर्डर देखे कि 0 डिग्री से ज़्यादा बेसिक 1 डिग्री, इससे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री, इससे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री। तो अमोनिया इज लिस्ट बेसिक फॉलोड बाय N प्रोपाइल एमीन, and it is less basic than ethyl methyl amine, which one is 2 degree amine, and it is less basic than trimethyl amine, which is 3 degree amine, और यहाँ नाइट्रोजन। तो यही ऑर्डर रहने वाला है, समझिए। तो गैसियस फेज में क्या बेसिसिटी है, किस आधार पे बेसिक नेचर को हम लोग एक्सप्लेन किया, इसको देख लिए। एक्वस मीडियम में अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेसिसिटी को, लेकिन उसमें और बड़ा कहानी है। एक्वस मीडियम में हम लोग OH माइनस आयन का रिलीजिंग टेंडेंसी तो देखते ही हैं, साथ ही साथ OH माइनस ले लिया तो जो अमोनियम आयन बनता है उसके स्टेबिलिटी को भी कंसिडर किया जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर किया जाता है। ये 3 फैक्टर्स, काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमीन का बेसिक नेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर से एग्जाम में क्वेश्चन ना रहे ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो होगा ही होगा 110%। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।